मौर्य कला देख रहे थे। आज मौर्य कला का अंतिम क्लास होगा। पिछले क्लास में स्तूप तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग को देखना है मौर्यकालीन गुफा कला। देखिए, मौर्य काल में एक नया टेक्नोलॉजी विकसित हुआ और वह क्या था? कठोर चट्टानों को काट करके और इसको मानव आश्रय के रूप में विकसित करना। मानव आश्रय का मतलब क्या हुआ? आदमियों के निवास स्थान के जैसा इसको बना देना। अब देखिए, यह एक नई टेक्नोलॉजी विकसित हुई। चट्टानों को किस रूप में बनाना? मानव आश्रय के रूप में बनाना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो तीन बात आपको समझनी है कि पहला, इसका जो प्रवेश द्वार है, यह प्रवेश द्वार को बहुत ही कलात्मक ढंग से बनाया गया है और इसमें कई लिपि भी ब्राह्मी लिपि उकेरित की गई है। ब्राह्मी लिपि में कई चीज लिखे भी गए। जब हम इसके अंदर जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया इसके दीवार और इसके छत, इन दोनों को देखेंगे तो इसमें बहुत ही बढ़िया चमकदार पॉलिश है। अब सोचो, उस जमाने में पूरा जितना दीवार है उस सब दीवार पर एक पॉलिश है, वही पत्थर में। तो सोचो, पहले भी आदमी गुफा में रहते थे, लेकिन पहले कैसा गुफा होता था? प्राकृतिक। ईश्वर ने जहां गुफा जैसा बना दिया लोग रहते थे। लेकिन अशोक क्या किया है? कृत्रिम गुफा बनवाया है। चट्टानों को काट के और अंदर बड़ा सा हॉल है, जितना बड़ा मैं बैठ रहा हूं उतना बड़ा हॉल। अब बताइए कि इसमें हॉल का निर्माण करना एक बहुत ही कठिन काम है। दूसरा, हॉल ही नहीं है, छत भी उसका चमक रहा, ये दीवारें भी उसके चमक रहे हैं, पॉलिश किया। तो ये बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी विकसित हुई और इस गुफा को उसने आजीवक संप्रदाय को दान देकर के और उसने एक नई चीज का परिचय दिया। क्या? सर्वधर्म समभाव का, कि हमारे लिए सभी धर्म क्या है? समान है। क्योंकि अशोक था बौद्ध, फिर भी उसने आजीवक को दान दे दी। अशोक के पोता दशरथ, इस दशरथ ने भी नागार्जुन पहाड़ी पर गुफा बनवाया और ये दोनों ही गुफा लगभग आकृति में एक है। तो चूंकि हम लोग को कला देखना है तो बहुत बराबर का विश्व झोपड़ी गुफा और सुदामा गुफा और लोमस ऋषि गुफा नहीं करना, नाम उनका बहुत जरूरत नहीं है। ये बना हुआ कैसे है, इसका मेन नीड है। तो पहले जल्दी से एक फिगर बना दीजिए। पहले मौर्यकालीन गुफा कला और नीचे एक फिगर बनाइए। चलिए नीचे लिख दीजिए। मौर्य कला के अंतर्गत, मौर्य कला के अंतर्गत चट्टानों को काटकर, चट्टानों को काटकर मानव आश्रय के रूप में, मानव आश्रय के रूप में विकसित करने की, विकसित करने की एक नई तकनीक विकसित हुई। एक नई तकनीक विकसित हुई अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा गया के निकट, गया के निकट बराबर पहाड़ पर, बराबर पहाड़ पर और दशरथ के द्वारा, और दशरथ के द्वारा नागार्जुन पहाड़ पर, नागार्जुन पहाड़ पर इस प्रकार के गुफा का निर्माण किया गया। दशरथ के द्वारा इस प्रकार के गुफा का निर्माण किया गया। इस प्रकार की गुफा का निर्माण किया गया। इस तकनीक में, इस तकनीक में कठोर चट्टान के अंदर छिद्र कर, कठोर चट्टान के अंदर छिद्र कर, कठोर चट्टान के अंदर छिद्र कर, कठोर चट्टान के अंदर छिद्र कर कमरे और हॉल का निर्माण किया गया। कमरे और हॉल का निर्माण किया गया। कमरे और हॉल का निर्माण किया गया। इसके प्रवेश द्वार को, इसके प्रवेश द्वार को बहुत ही कलात्मक ढंग से बनाया गया। प्रवेश द्वार को बहुत ही कलात्मक ढंग से बनाया गया, कलात्मक ढंग से बनाया गया, जिसमें ब्राह्मी लिपि में कुछ शब्दों का भी उच्चारण किया गया है। जिसमें ब्राह्मी लिपि में कुछ शब्दों का भी उच्चारण किया गया है। ब्राह्मी लिपि में कुछ शब्दों का भी उच्चारण किया गया है। शब्दों का भी उच्चारण किया गया है। गुफा के दीवार और छत पर, गुफा के दीवार और छत पर, दीवार और छत पर चमकदार पॉलिश किए गए हैं। चमकदार पॉलिश किए गए हैं। चमकदार पॉलिश किए गए हैं। तो ये बताओ, गुफा के बारे में तो इतना आराम से लिखा जाएगा सबसे। अब हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, जो पिछले क्लास आपने पढ़ा, लास्ट वाइंड अप होगा। हम लोग देखिए, मौर्य कला के दो भाग हैं। एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? राजकीय कला। राजकीय कला का मतलब क्या होता है? जो कला राजा के संरक्षण में विकसित होता है उसको राजकीय कला कहते हैं। और दूसरे कला को क्या कहते हैं? लोक कला। लोक कला का मतलब जिसको राजा के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, आम जनों के द्वारा जो कला विकसित है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोक कला। राजकीय कला के अंतर्गत हम लोग देख चुके सबसे पहला एक मेन चीज जिसको हम लोग कहते हैं राजप्रसाद। राजप्रसाद। दूसरा नंबर इसी कला के अंतर्गत हम लोग देखे स्तूप। तीसरा नंबर इसी कला के अंतर्गत देखे स्तंभ। चौथा इसी कला के अंतर्गत अभी हम लोग देखे गुफा। ये सभी राजा के द्वारा बनाए गए थे। और लोक कला के अंतर्गत आप पढ़ चुके यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। और अगला नंबर आप देख चुके थे मृण मूर्ति। तो देखिए, ये पूरे मौर्य कला का एक बात हो गया। कभी भी क्वेश्चन आएगा कि मौर्य कला की विशेषताओं को लिखें, तो सब पर थोड़ा थोड़ा लिखते हुए और 2.5 पन्ना में खत्म करना। किसी एक पर पार्टिकुलर आएगा तो एक पर बड़ा हो जाएगा। आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि इसके स्थापत्य का बराबर का वर्णन करो,
स्थापत्य माने जहां लोग रहते हैं, राजप्रसाद स्थापत्य है, स्तंभ कोई स्थापत्य नहीं है, स्तूप एक स्थापत्य है, गुफा स्थापत्य। स्थापत्य करेगा तो मतलब ये तीन चीज लिखना। बाकी तुमको कहेगा लोक कला का वर्णन करे तो इसका वर्णन करना, केवल मूर्ति कला का वर्णन करे तो केवल मूर्ति जहां जहां है उसका वर्णन करना। कई बार क्वेश्चन दे देगा कि मौर्य कला में बिहार में जो प्राप्त हुआ उसका वर्णन करें, तो बराबर का पहाड़ इसीलिए ना लिखा है भाई, वो बिहार में मिला है। यक्षिणी कहां से मिली? दीदारगंज से, उसका पूरा उल्लेख करना है। और बिहार में 3 स्तंभ भी मिला है, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, अरेराज, तो ये सब स्तंभ का वर्णन करना है। तो ये सब राजप्रसाद चंद्रगुप्त मौर्य का यही बिहार में है, इसका उल्लेख करना है। कई बार बिहार स्पेशल लगा देगा तो क्या नहीं लिख सकता है सब। अब इसी में हम लोग देखो पिछले क्लास में स्तूप, स्तंभ, गुफा, यक्ष, यक्षिणी, मृग मूर्ति सब पढ़ चुके हैं। अब केवल आज क्या पढ़ेंगे? राजप्रसाद, और उसके बाद मौर्य कला खत्म। और तब क्वेश्चन राउंड चलेगा, 3 दिन आपको साथ में अभ्यास करवाएंगे, दूसरे 3 दिन में लिखने सीख जाओ। तो अभी पहले जल्दी से इसको उतारो और तब हम लोग इसमें चलेंगे। जिन लोग का पिछला क्लास छूटा हुआ है कोई बात नहीं, लिखने में थोड़ा भार पड़ेगा 2 दिन, बाल कला नया सेक्शन शुरू होगा, फिर वहां से सही हो जाएगा। मौर्य कला 2 भाग बांट दीजिए, राजकीय कला, लोक कला। बौद्ध वाला बताया ना, बौद्ध में जितना जितना चीज है सब लिखोगे। स्तूप भी बौद्ध का पाठ हो गया, स्तंभ में भी बौद्ध वाला चीज है, स्तंभ में भी तो पढ़ाई है तुमको, चक्र वगैरह मिला है, बौद्ध से समझ पाए होंगे ना। चलिए हेडिंग दे दो, मौर्यकालीन राजप्रसाद। मौर्यकालीन राजप्रसाद। मौर्यकालीन राजप्रसाद। राज माने राजा और प्रसाद माने सत्यनारायण स्वामी के प्रसाद नहीं, भवन महल होता है, प्रसाद नहीं लिखल, प्रासाद, प्रसाद माने महल भवन। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद आपको समझना है। देखिए ज्यादातर कला जो तुमने पढ़ा वो सब अशोक का था, लेकिन ये जो तुम देख रहे हो किनका है? चंद्रगुप्त मौर्य का। अब सोचो कि इनके साम्राज्य में नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, दक्षिण भारत है। इतने बड़े भारत के राजा रात में पटना सोते थे, इनका मकान पटना में था। तो समझ सकते हो पटना का वैल्यू क्या होगा। 3 देश छाड़ दो और तब प्रधानमंत्री दिल्ली में है तो दिल्ली को वीआईपी समझ। यहाँ 3 देश और जोड़ो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, 4 देश, और तब उसका राजा पटना में रह रहा। तो जो विदेशी यात्री आएगा वो कहाँ आएगा? पटना। अब पाटलिपुत्र में ये राजप्रसाद कहाँ है? तो आपको ये मालूम है कि इसका राजप्रसाद पटना के कुम्हरार में। कुम्हरार में अभी उसी राजप्रसाद को पार्क बना दिया गया, कुम्हरार पार्क। वहां से लेके अगम कुआं तक का जो बेल्ट है ये पूरा उनका भवन मकान। अब इस भवन मकान के बारे में कैसा मकान था इसी से समझ लो कि यूनान में सबसे बड़ा राजा सूसा के राजा थे और एक बटाना के राजा थे। सूसा और एक बटाना के राजा बहुत बड़े राजा थे और उनका भवन सबसे बड़ा था। अब यूनानी लेखक एक है एरियन। एरियन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद है वो सूसा और एक बटाना के भवन से भी बड़ा है। बताओ, तुम्हारे गांव में मुखिया जी का मकान सबसे बड़ा, अब तुम मालूम चला कि वो नया मकान बना के गृह प्रवेश कर रहे हैं और जो खा रहा है वो कह रहा है मुखिया जी से बड़ा। तो इसका मतलब है कि मिला जुला के जो गांव के लोग नहीं भी आए हैं तो पूछेगा कैसा मकान है तो कहेगा मुखिया जी से बड़ा। तो भव्यता तो समझ पा रहा है, वो इनसे बड़ा बना दिया। उसी प्रकार सूसा और एक बटाना से बड़ा की बात हो रही है। एक चीनी यात्री है फाहियान। फाहियान जब आया तो ये मकान बचा हुआ था और ये मकान देख के वो अपना सिर खुजला रहा है और कहता है कि तो मानव निर्मित हो ही नहीं सकता, देव निर्मित। ऐसा मकान है कि तुम किसी के घर देख रहे हो तो कह रहे हो कि मिस्त्री से नहीं बनेगा, स्वयं विश्वकर्मा बनाए हो। तो इसका मतलब है कि मकान बहुत ही भव्य रहा हो। तो आपको कहना है कि इस राजप्रसाद के भव्यता का अंदाजा इन 2 स्टेटमेंट से लग रहा है कि मकान बहुत हाई फाई। दूसरा, इसके समय एक विदेशी यात्री आया था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका में भी इनके बारे में लिखा। क्या लिखा वो सुनो। मेगास्थनीज कहा कि इनका जो राजप्रसाद है बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत है और इसमें चारों तरफ से लकड़ी का पूरा घेराबंदी किया गया है। कास्ट कला भी सोचो बहुत इंपॉर्टेंट इस समय हो चुका है। लकड़ी के चारों तरफ से बाउंड्री है, उस समय ईंटा का बाउंड्री उतना नहीं होता, तो लकड़ी का पूरा पटना जितना देख रहा हो बाउंड्री मारा हुआ। और फिर ये मेगास्थनीज कहता है कि उसमें छोटे छोटे लकड़ी में कई छेद भी गोल किए गए थे। कई छेद था हवा आने के लिए, सुंदर लगने के लिए, किस लिए? तीर चलाने के लिए। ये नहीं समझना कि हवा आने के लिए छेद छोड़ा हुआ होगा क्या वखा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके सारे तीर छोड़ने के लिए कई छिद्र छोड़े गए थे। मेगास्थनीज कहता है कि इस पूरे के बाउंड्री के बाहर बड़ा लंबा गड्ढा किया गया था। सोचिए इसमें प्रवेश द्वार है, केवल वहीं पर आपकी एंट्री है, बाकी कहीं से एंट्री नहीं कर सकते हो। 60 फीट चौड़ा गड्ढा। अब सोचो 60 फीट का चौड़ा गड्ढा है और अंदर काफी गहरा है और इसमें पूरा पानी भर दिया गया है कि कोई व्यक्ति रात में इस तरफ आना भी चाहे तो पानी में घुसते ही आवाज होगा छपाक से, तो अंदर से तीर चला देना। देखिए पूरा एकदम प्रावधान फुल प्रूफ किया गया। अब इसमें मेगास्थनीज कहता है कि चारों तरफ से सुरक्षा के पूरे उपाय किए गए। अगला नंबर मेगास्थनीज कहता है कि क्या इस पूरे बाउंड्री के अंदर एक मकान थे? तो नहीं, भवनों की श्रृंखला थी। भवनों की श्रृंखला का मतलब है कई मकान, राजा महाराजा तो कई मकान उसके रहने के लिए। और सबसे बड़ी बात मेगास्थनीज कहता है कि बीच में एक बहुत बड़ा हॉल था। सोचो बैठक करने के लिए जैसे संसद भवन आज है तो उस जमाने में भी एक बड़ा हॉल बनाया हुआ है और यह हॉल पत्थर के स्तंभ पर टिका हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, ये हॉल जो है ये पत्थर के स्तंभ पर टिका है। हॉल में पत्थर के पिलर और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सभी पत्थर पर चमकदार पॉलिश है। इस हॉल के जो छत है करकट के ढलैया, ढलैया गधे लकड़ी के बने थे। ढलैया कर रहा है, मौर्य काल में ढलैया पर जा रहा था। ये लोग एकदम फॉर्म धर लेता है कि जब इतना हो गया तो ढालिया देते हैं। ध्यान दीजिए मौर्य काल में आपको ध्यान रखना, इस समय ढलैया थोड़े रहेगा। तो इस समय छत किसके हैं? लकड़ी के, फर्श भी लकड़ी के, नीचे भी लकड़ी का फिटिंग किया हुआ है। इसलिए हमने बताया कि मौर्य कला में कास्ट कला बहुत चरमोत्कर्ष पर है। कास्ट माने क्या होता है? लकड़ी। उसका कला बहुत ही बेहतर ढंग से किया गया। सोचो लकड़ी का छत है फिर भी चू नहीं रहा, तो कितना बारीक ढंग से उसको बनाया गया होगा इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो ये आपको हॉल के बारे में, भवन के बारे में, इनका पूरे कहां किस तरह का है उसके बारे में लिखना है। तो क्या राजप्रसाद पर 5-6-7 लाइन लिखा सकता है ना? सबसे लिख दीजिए जल्दी से फटाफट। लिखिए चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद पटना के कुम्हरार में स्थित है
चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद पटना के कुम्हरार में स्थित था कर दो, पटना के कुम्हरार में स्थित था। इस राजप्रसाद के भव्यता का अंदाजा, इस राजप्रसाद के भव्यता का अंदाजा यूनानी लेखक एरियन और चीनी यात्री फाहियान के विवरण से लगाया जा सकता है। चीनी यात्री फाहियान के विवरण से लगाया जा सकता है। एरियन ने जहां इसे यूनानी राजा सूसा और इकबटाना के भवन से भी बड़ा बताया, तो वहीं फाहियान ने इसे मानव निर्मित न होकर देव निर्मित कहा। चिन्ह करके लिख दीजिए। मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक में भी राजप्रसाद का वर्णन किया गया है। उसके अनुसार बहुत बड़े भाग में राजप्रसाद का निर्माण किया गया था। जिसके चारों ओर लकड़ी के घेराबंदी किए गए थे। इसमें तीर छोड़ने के लिए छोटे छोटे छिद्र छोड़े गए थे। राजप्रसाद में मौर्य कला के अंतर्गत काष्ठ कला का चरमोत्कर्ष देखने को प्राप्त होता है। काष्ठ कला का चरमोत्कर्ष का मतलब चरमोत्कर्ष, सबसे अच्छा प्रारूप, चरमोत्कर्ष देखने को प्राप्त होता है। इस घेराबंदी के बाहर चौड़े और गहरे गड्ढे बनाए गए थे जो सुरक्षा की दृष्टि से थे। पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। लिखो, घेराबंदी के अंदर राजप्रसाद में भवनों की श्रृंखला थी। इसमें कई कमरे निर्मित थे। इसके बीच में एक बड़ा हॉल था। जिसके निर्माण के लिए पत्थर के खंभे का प्रयोग किया गया था। इन खंभों पर चमकदार पॉलिश थे। हॉल के छत और फर्श लकड़ी के बनाए गए थे। चलिए जरा ध्यान दो, ये था मौर्यकालीन राजप्रसाद का उल्लेख। अब सभी बच्चे ये बताओ, राजप्रसाद के बाद अब आप सभी लोग का ये बेस क्लियर हो गया कि मौर्य कला देगा तो इतनी बातों पर लिखना है क्या? बाकी सब तो आप पढ़ चुके हो। अब क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, प्रश्न देखो, क्वेश्चन या KSW में जाएगा, केवल थोड़ा सा बेस समझाएंगे। क्वेश्चन लिखिए, मौर्य कला के विशेषताओं पर प्रकाश डालें। मौर्य कला के विशेषताओं पर प्रकाश डालें। चलो समझो, पहले जो बात समझा रहे हैं उस पर ध्यान दो। किसी भी प्रश्न में सबसे पहले आपको 4 लाइन की भूमिका सोचना होता है, और भूमिका में ज्यादा नहीं लिखना है, 4 लाइन। अब 4 लाइन क्या लिखोगे? तो मान लो पूछ रहा है मौर्य कला की विशेषता, तो आपको कहना है कि भारत के विभिन्न कला में मौर्य कला अपना एक विशेष महत्व रखता है। ये बोहनी 4 लाइन है।
किसी कला का पूछेगा तो लिख सकते हो, पाल कला देगा तो वैसे कहना कि सभी कला में पाल कला विशेष स्थान रखता है, नहीं स्थान रखेगा तो क्वेश्चन काहे के लिए आएगा? तो सोचने वाली बात है जी। तो आपको पहला लाइन एकदम सदाबहार करना है। आप दूसरा चेंज भी कर सकते हो कि भारत के विभिन्न कला में मौर्य कला का अपना एक विशिष्ट महत्व है, हम लोग सीधा विशिष्ट पहचान भी कर सकते हैं। अब हाँ, जो तुम्हारा एकदम ठीक नजर रहा है, अब आप पहला लाइन मिला जुला के समझ रहे होगे कि हमको फर्स्ट लाइन उसका एक विशेष तरह की बना देना है विशेषता। अब 3 लाइन ऐसा तैयार करना है जिससे नीचे उतरा जा सके। तो कहना है कि इस कला को राजकीय कला और लोक कला के रूप में देखा जा सकता है। राजकीय कला को राजा का संरक्षण जहां प्राप्त था, वहीं लोक कला जन सामान्य के द्वारा विकसित कला थी और इसकी विशेषताओं को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। बस नीचे उतर गए और शुरू कर दिया राजप्रसाद। तो राजप्रसाद पर उतना लिखे हो, खाली 5 लाइन लिखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट। अभी मैं लकड़ी और छेद सब ज्यादा मत करने लगे, उतना ही करना जिसमें 5 लाइन हो जाए। कई लोग गड्ढा बनाएगा, फीटर चालू करके पानी भरने लगे। तो आपको ध्यान रखना है कि पूरे पढ़ने के बाद 5 लाइन आप बढ़िया इसमें तैयार करोगे। अस्तूप, हाँ बीच में जैसे आप जो इच्छा करो वही तो सीखना है। जो 5 लाइन लिखना है, जैसे हम तुमको कब लिखा है, राजप्रसाद पर ज्यादा लिखना रहेगा तब उतना लिखना। तुम्हारे घर में एक कढ़ाई सब्जी बना ले तो सब खा जाएगा, रोटी सब्जी दाल सब मिला मिला के ना। तो तुमको हम सब्जी बना दी एक कढ़ाई, कि सब खा लिया, फिर सब खा लिया, तो मालूम चला कि फिर डायरिया हो गया, तो आपका नंबर को भी वही डायरिया हो जाएगा। इसमें 5 लाइन जो अति विशेष महत्व का है, जैसे आप राजप्रसाद पर 5 लाइन क्या लिखो, तो कहना है चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद काफी भव्य था, जो विदेशी यात्रियों के विवरण से भी ज्ञात होता है। तो अभी में एरियन और फाहियान करने की जरूरत नहीं है। जांच वाला समझ लेगा कि बेचारे को इतना लिखने था, कितना एरियन करने जाएगा। अब एरियन करेगा, सूसा लिख देगा तो लगेगा एक बटाना काहे के लिए छोड़े, और एक बटाना लिख देगा तो लगेगा कि तो भव्य काहे छोड़े, तो बेचारा फाहियान कौन गलती किया। तो फिर पहुंच जाओगे वहीं पर, फिर मालूम चलेगा पूरा लिखने लग जाएगा। 5 लाइन केवल लिखोगे कि भव्य था, कैसा भव्य था उस पर पूरी बात चलोगे कि इसमें बड़े हॉल भी निर्मित किए गए थे, जिसमें खंभे दर्पण मत प्रयोग किए गए थे। मेन सीधा सीधा फैक्ट पर छोड़ करके उनके मेन गुण पर आ जा। उसके बाद स्तूप पर 5 से 6 लाइन। अब स्तूप भी तुम बहुत पढ़े हुए, लेकिन सिर्फ 5 से 6 लाइन विशेषता में बहुत। अब एक एक करके 3 भाग है, लाल बलुआ पत्थर से बनाने का। जो स्तूप का सबसे बेस्ट लग रहा है कि आकाश में पत्थर, इसकी विशेषता में और क्या हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें मेन दर्पणवत पॉलिश विशेषता क्या चल रहे हैं, राजा अपने बातों को इस पर अंकित कर रहा है। विशेषता क्या चल रहा है, ऊपर पशुओं को किस तरह बनाया गया, शेर वगैरह का सजीवता से वर्णन कर दोगे। स्तूप पर बोल रहा था, स्तूप पर यम स्तंभ समझे, तो स्तूप पर आपका 5 लाइन हो गया। अब स्तंभ पर बोल दिया, स्तूप पर भी फिर उसी तरह फिगर एक बना दो, और फिगर बनाने के बाद स्तूप पर फिर उसी तरह से कर देना है। कैसे अंड था, कैसे उसके तोरण द्वार बने थे, ये सब तोरण द्वार जो स्पेशली चीज है इसमें फिगर समय वो बनाएगा। और गुफा पर भी 5 लाइन, गुफा पर कोई भरपेट पड़े तो क्या 5 लाइन तो नहीं लिख सकते हो। गुफा में क्या करोगे, बराबर में स्थित है, बराबर नहीं करना, उसका गेट अलंकृत बनाएगा, उसका जो दीवार है वो कैसा है, पॉलिश किया हुआ है, छत कैसा है, पॉलिश किया हुआ है, हॉल है, बनावट पर मेन जान। अब ये बताओ, यक्ष यक्षिणी मिला के 5 लाइन और मेरी मूर्ति पर 3 लाइन, तो बताओ 5 10 15 20 25 और 3 28 और 4 32 लाइन हो गया, और अंतिम 5 लाइन निष्कर्ष हो जाए। ध्यान दीजिए, इतना अभी लिखने का आदत अगर हो गया, शुरुआत में तुम्हारे पास एक ही समस्या कि 3 पन्ना का लिखें। अब समस्या होगा कि 3 पन्ना में कैसे लिख देंगे। बात समझ रहा ना, इसलिए तुमको डिटेल किया गया कि धीरे धीरे तुमको लगेगा जा सर 3 पन्ना उतना तो हम यक्ष यक्षिणी शुरू करेंगे तो भाई शुरू हो जाएगा कि भाई पेरिस का ऐसे है, इसका ऐसे है, तो तुमको सब मिला के 3 पेज करना है। अब ये बताओ, इस क्वेश्चन में तुमको लिखा है मौर्य कला की विशेषताओं को लिखो, तो भूमिका और बाकी सब पर अपने से लिख सकते हो। अभी शुरुआत में तुमको ये तो आज दिए ऐसे ही लिखने के लिए, ऐसे ही वर्किंग है, हम इस पर फिर वर्क भी करवाएंगे, भूमिका निष्कर्ष दिखाएंगे, बाकी खुद से वर्क करोगे। इसके बाद जितना भी बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, कल भी आपका बीपीएससी का परीक्षा पहले से आउट है, मौर्य कला ही आएगा, मेंस में पहले से आउट, तुम लोग का पहले से आउट है, मौर्य कला नहीं आएगा। तो जिनका जिनका छूट गया मुस्कुराओ कि अच्छा हुआ छूट गया, टेंशन बिना मतलब के तपना पर तुम लोग को नहीं आएगा, तुम लोग को मौर्य कला के बाद आएगा। इस बार कल जो परीक्षा है उसमें फिक्स है मौर्य कला आउट, तो हम लोग कल भी देखेंगे क्या आया मौर्य कला में। अगर इन केस नहीं आया तो तुम लोग के लिए गारंटेड नहीं आएगा, मतलब ही नहीं है कि नहीं आया, नहीं आया तो और अच्छा है, तो समझ लो कि वाला एकदम अभ्यास करो, तुम लोग का फिक्स है। ऐसे इतना शुभ यात्रा होने वाला नहीं है, वहीं जाएगा, तुम लोग के लिए नहीं आएगा। बात समझ रहे, इसलिए लगभग बीपीएससी कह के धोखा नहीं देता, कह के परीक्षा लेता है। बीपीएससी चैलेंज देके पूछता है कि यही पूछेंगे, आओ इधर, तब सोचो कितना बढ़िया ताल ठोक के परीक्षा होता है। तो मौर्य कला इस बार कल भी आएगा, तो पिछला जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तुमको पहले लिखाएंगे, लिखाने के बाद डेली एक क्वेश्चन पर भूमिका निष्कर्ष और वर्णन समझाएंगे जो घर से लिखना, और उसको फिर धीरे धीरे दिखाने की प्रक्रिया होगी। जब पूरे सीख जाओगे तब ऑनलाइन वाले या ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं उनको टेलीग्राम में जोड़ा जाएगा। वो टेलीग्राम ओपन ग्रुप होगा, उसमें जो प्रवचन खाली शुरू करेगा उसको बैन कर दिया जाता है। कई लोग प्रवचन करता भी रहते हैं, उसमें पढ़ना लिखना, उसमें सिर्फ आंसर डालना है, जहां हैप्पी न्यू ईयर भी डालेगा तो बैन हो जाएगा, वो गुड मॉर्निंग भी मारेगा तो बैन हो जाएगा। उसमें पर्व त्योहार का कुछ नहीं है, बस सीधा एक चीज है जो लिखोगे उसमें डालो, बाकी बच्चे भी पढ़ेंगे, तुम भी अपना कुछ लिख कर डालो, तुम्हारा आंसर भी लोग पढ़ेंगे, आइडियल आंसर भी उसमें डाला जाएगा, कॉपी उसमें जांच भी हो जाएगी। तो ये आपको जो प्रोसेस प्रक्रिया है ये ऑनलाइन ऑफलाइन वाले के साथ, तो उससे एक ही क्वेश्चन का कई आंसर पढ़ने का मौका मिल जाएगा कि हाँ अच्छा इसमें कौन चल रहा है, कितना बढ़िया मार्क्स आया, उसको एक बार पढ़ते हैं, तो ये चीज तुम्हारे अंदर विकसित हो जाएगा। तो मौर्य कला 2-3 दिन के अंदर फिर इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, ग्रुप में कैसे जुड़ोगे वो सब बताया जाएगा। वो प्राइवेट ग्रुप होगा, वो पब्लिक ग्रुप नहीं होगा, उसमें जो लोग एडमिटेड है सिर्फ वही लोग जुड़ पाएंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन से, बाकी बच्चे उसमें नहीं जुड़ेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए, तो ये आपको पहले कल लिख के लाना है, लिख लेगा सब ना, और तब परसों के कल के क्लास में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन परसों भी वही चलेगा, तब मौर्य कला के बाद फिर पाल कला दूसरा कला हम लोग शुरू करेंगे। हाँ, निष्कर्ष कैसे लिखेंगे सुनो, बहुत बढ़िया। निष्कर्ष का मतलब मिला जुला के तुमको कैसा लगा, तो इस प्रकार हम पाते हैं कि मौर्य कला काफी समृद्धशाली कला थी। निष्कर्ष समझ रहा है, निष्कर्ष माने कैसा, तो कहना है कि मौर्य कला काफी समृद्धशाली कला थी। इस समय पत्थर में कला का विकास होने से ये चीज अस्थायी रहा, और वर्तमान में भी इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। इनकी कुछ सीमाएं भी दृष्टिगत होती है, इस कला का प्रयोग धातु में नहीं किया गया, तो कुछ लिमिटेशंस भी मार दे। निष्कर्ष माने मिला जुला के तुमको क्या लगा, ये लिखना निष्कर्ष, क्लियर है ना बात। तो खैर धीरे धीरे आ जाएगा, इसमें घबराना नहीं, लिखते लिखते अभ्यास से आपको मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास कल हम लोग इससे आगे चलेंगे।